नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मान और सम्मान को लेकर, उनके अपमान को लेकर देश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। अमित शाह के बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस भाजपा पर हमला बोल रही है, तो भाजपा जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक बाबा साहब अंबेडकर को लिए गए कामों की याद दिलाते हुए, उन्हें भारत रत्न नहीं दिए जाने की याद दिलाते हुए कांग्रेस पर आरोप लगा रही है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का। इस बीच संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर अमित शाह ने क्या बयान दिया, ये खबर पुरानी हो चुकी है। उसके अगले दिन जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था, जिस तरह से कांग्रेस के सांसद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से प्रोटेस्ट मार्च निकालते हुए सदन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, संसद भवन पर मकर द्वार के गेट पर क्या कुछ हुआ, उसके बाद किस तरह से भाजपा के दो सांसदों की खबरें आई कि घायल हो गए, आरएमएल हॉस्पिटल चले गए, आईसीयू में चले गए, आईसीयू में उनके वीडियो फुटेज नजर आने लगे। प्रधानमंत्री ने बात की, भाजपा के सांसद शिकायत लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच गए, कांग्रेस के नेता भी शिकायत लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच गए। ये तमाम चीजें आपके जानकारी में होगी, चूंकि ये खबर पुरानी हो चुकी है। लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, अखबारों, टेलीविजन चैनलों पर ये खबर लगातार चल रही है। लेकिन अब हम इससे आगे की खबर आपके लिए लेकर आए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई राहुल गांधी की सदस्यता एक बार फिर से जाने वाली है? क्या वाकई राहुल गांधी इस देश के इतिहास के इकलौते ऐसे सांसद बनने जा रहे हैं जिनकी लोकसभा सदस्यता लगातार 2 लोकसभा के कार्यकाल में जाने वाली है? इससे पहले वाला जो लोकसभा का कार्यकाल था, उसमें भी उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी। मैं बताऊंगा कि क्यों चली गई थी। और अब ये जो वर्तमान लोकसभा है, क्या इस वर्तमान लोकसभा में एक बार फिर से उनकी संसद सदस्यता यानी लोकसभा की सांसदी छिनने जा रही है? लोकसभा के सांसद अब राहुल गांधी नहीं लड़ें रहेंगे। यहाँ एक दूसरा सवाल भी उठ रहा है, क्या भाई-बहन की जोड़ी जब प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा का उपचुनाव जीतकर संसद में पहुंची, सदन में पहुंची, तो ये कहा गया कि भाई-बहन की जोड़ी आ गई है, अब सरकार हिल जाएगी, भाजपा के लिए परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। तो क्या सदन के अंदर यानी लोकसभा के अंदर भाई-बहन की जोड़ी एक बार फिर से टूटने जा रही है? और जब मैं इस जोड़ी का जिक्र करता हूं दोस्तों, तो आपको याद रखना चाहिए कि भारतीय राजनीति के इतिहास में जोड़ियों का बहुत ज्यादा महत्व रहा है। जोड़ियां भारतीय राजनीति के इतिहास में हमेशा सक्सेसफुल रही है, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या देश के किसी अन्य राजनीतिक दल की बात हो। आप याद कीजिए उस दौर को। आज भले ही भाजपा मतभेदों की बात करती है, वो कहती है कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल में मतभेद थे। भाजपा ये कहती है कि जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। लेकिन आपको याद दिला दूं कि महात्मा गांधी के कहने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद अपनी दावेदारी उम्मीदवारी को वापस लिया था। तो ये रिश्ता था पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल में। और जब तक सरदार वल्लभ भाई पटेल जीवित रहे, नेहरू और पटेल की जोड़ी ने इस देश के लिए, कांग्रेस के लिए, देश के लोगों को बचाने के लिए, देश के अल्पसंख्यक समुदाय को बचाने के लिए, देश में सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने के लिए कई बड़े-बड़े काम किए, उल्लेखनीय काम किए। यानी उस जोड़ी ने इस देश में लोकतांत्रिक परंपराओं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, संसदीय लोकतंत्र, बहुमत की आवाज और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, इस सिद्धांत को स्थापित करने में इस देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब तक सरदार वल्लभ भाई पटेल जीवित थे, सरदार के अलावा शायद ही कांग्रेस में कोई और नेता होगा जो खुलकर या चिट्ठियों के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू की आलोचना भी करते होंगे। लेकिन जब जब मुसीबत आई, जब जब सवाल उठे, तो नेहरू के पीछे एक चट्टान की तरह, और जब जब खतरा आया तो नेहरू के आगे एक कवर की तरह खड़े नजर आए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जोड़ी थी उनकी। बाद में हमने देखा इंदिरा गांधी देश की राजनीति में आई, लेकिन कोई स्थायी जोड़ीदार वो नहीं बना पाई जिन पर वो कांग्रेस के अंदर पूरा ट्रस्ट कर सके। और इसलिए प्रधानमंत्री बनने के बावजूद, लगातार चुनाव जीतने के बावजूद इंदिरा गांधी को लगातार अस्थिरता और कांग्रेस के अंदर ही षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें पार्टी तोड़नी पड़ी और कई बार उनकी पार्टी अपने आप टूट गई। राजीव गांधी का कार्यकाल बहुत छोटा था, लेकिन राजीव गांधी के कार्यकाल में भी चूंकि वो कोई जोड़ीदार, कोई विश्वसनीय जोड़ीदार नहीं बना पाए, चाहे वो अरुण सिंह हो, अरुण नेहरू हो या अमिताभ बच्चन हो, तो उनको भी अपने कार्यकाल में अस्थिरता का सामना करना पड़ा। और फाइनली 5 साल बाद ही जो 400 से ज्यादा सीटें लेकर 1984 में आए थे, 1989 में उनको चुनाव हारकर सत्ता से बाहर होना पड़ा। राहुल गांधी के साथ भी यही समस्या रही कि वो कोई विश्वसनीय जोड़ीदार नहीं बना पाए। ज्योतिराज सिंधिया उनके करीबी थे, छोड़कर चले गए। जितिन प्रसाद को करीबी बनाया, छोड़कर चले गए।
सचिन पायलट को करीबी बनाया, लेकिन ना ना तो वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना पाए राजस्थान का और ना ही सचिन पायलट धैर्य रख पाए, यहां तक कि बगावत करने तक वो चले गए थे। हालांकि अशोक गहलोत ने अपनी सरकार बचा ली थी, लेकिन उनको भी बगावत करना पड़ गया था। तो अब ये कहा जाने लगा कि चूंकि प्रियंका गांधी सदन में आ गई है, चूंकि वो लोकसभा का सांसद बनकर आ गई है, तो ये जो भाई बहन की जोड़ी है, वो मोदी सरकार के लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। ये भाई बहन की जोड़ी जो है, वो भाजपा के लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी। तो क्या इसलिए ये पूरा खेल रचा गया? या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बयान से लोगों को भटकाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया गया, उस बयान से जो बयान अमित शाह की तरफ से दिया गया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया, क्या उस बयान से लोगों का ध्यान हटकाने के लिए ये मारपीट, धक्का-मुक्की और एफआईआर का ड्रामा रचा गया? या राहुल गांधी की संसद सदस्यता सच में एक बार फिर से छिनने जा रही है, या राहुल गांधी को सिर्फ डराने और धमकाने के लिए एफआईआर की गई है? क्या मामला है राहुल गांधी के ऊपर? राहुल गांधी के ऊपर किन-किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है? ये तमाम धाराएँ आपने पढ़ ली होंगी कि किन-किन मामलों में अलग-अलग मामलों में उन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उसमें जो सज़ा है वो 1 साल से लेकर 7 साल तक की है। यानी अधिकतम सज़ा जो है वो 7 साल की है। और मैं आपको याद दिला दूँ कि ये देश का कानून है कि अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा किसी जनप्रतिनिधि को मिलती है, तो उसकी संसद सदस्यता चली जाती है। 2023 में भी ऐसा हुआ था, जब गुजरात की एक अदालत ने मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण का संज्ञान लेते हुए उनको 2 वर्ष की सज़ा सुनाई थी। तो लोकसभा अध्यक्ष ने, लोकसभा स्पीकर ने उस सज़ा का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से राहुल गांधी की संसद सदस्यता उस तारीख से रद्द कर दी थी, जिस तारीख से उनको सज़ा सुनाई गई थी। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर स्टे लगाया और जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर स्टे लगाया, उसके बाद कई दिनों की हिला-हवाली के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को पिछली लोकसभा में फिर से बहाल किया गया। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ। राहुल गांधी केरल के वायनाड यानी अपनी पुरानी लोकसभा सीट से फिर लड़े और उत्तर प्रदेश की रायबरेली से भी लड़े। रायबरेली से जीत कर आए, वायनाड से जीत कर आए। वायनाड से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। अपनी बहन प्रियंका गांधी को उन्होंने लड़ाया। प्रियंका गांधी चुनाव जीतकर सांसद बन गई। तो क्या अब राहुल गांधी की सांसदी छीनकर राहुल गांधी को फिर से पिछली लोकसभा में भी छीनी गई थी, हालांकि पिछली लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद फिर बहाल करना पड़ा था। इस लोकसभा में भी क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता को एक बार फिर से छीनने का प्रयास किया जा रहा है? और इसका क्या असर होगा? मैंने इस चीज का जिक्र आपसे पहले भी किया कि ये जो मामला है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मान, सम्मान और अपमान से जुड़ा हुआ मसला है। वो वाला मसला जो था 2023 में जब उनकी संसद सदस्यता रद्द हुई थी, जब उनको सज़ा मिली थी, वो मोदी सरनेम से जुड़ा हुआ भाषण था, राहुल गांधी के एक पुराने भाषण का जिक्र था। यहाँ पर जो हत्या के प्रयास का मामले की भी शिकायत की गई थी, बताया ये गया कि बाद में दिल्ली पुलिस ने उस धारा को हटा दिया क्योंकि हो सकता है कि कोर्ट के अंदर उसको आपको साबित करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, अगर तेजी से दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है, चार्जशीट दाखिल करती है और बहुत तेजी से भी सुनवाई होगी, तो भी मान के चलिए कि 1.5 से 2 साल का वक्त लगेगा और अगर सजा हो जाएगी, 2024 का एंड आ गया है यानी 2025 की शुरुआत है और सजा होगी तो 2027 के एंड तक उनको या 2027 के जून-जुलाई तक उनको सजा हो सकती है। चाहे 2027 का मैं बजट सत्र कहूँ जो कि 31 जनवरी को शुरू होने की संभावना है या 2027 का मानसून सत्र मैं कहूँ जो कि जुलाई में शुरू होने की संभावना है। उस समय तक ये मामला बड़ा मामला बन सकता है या जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि सिर्फ़ राहुल गांधी को डराने के लिए ये एफआईआर दर्ज की गई है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि दोनों मामला बिल्कुल अलग है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो मसला है, जो मामला है बहुत ही संवेदनशील मामला है और इसलिए भले ही दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली हो, लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी उसके बाद बयान दिया था कि उन्होंने लोकसभा स्पीकर के संज्ञान में इस मामले को ला दिया है और जैसे लोकसभा स्पीकर आगे चूंकि फुटेज देना होगा, जांच की परमिशन देनी होगी, सदन के अंदर आने की परमिशन देनी होगी दिल्ली पुलिस को, तो वो किस तरह से परमिशन दी जाती है, क्या सीसीटीवी फुटेज उनको दिए जाते हैं, हालांकि अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है सीसीटीवी फुटेज को, तो इन सब मामलों में समय लगेगा और भाजपा के रणनीतिकार भी ये नहीं चाहेंगे कि राहुल गांधी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीतिक रूप से शहीद करने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये कोशिश उल्टी पड़ेगी। और मैं क्यों आपसे कह रहा हूं, मायावती
भले ही घर बैठ गई हो, राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्रिय नज़र नहीं आ रही हो, लेकिन ये एक सच्चाई है कि मायावती के पास, बहुजन समाज पार्टी के पास इस देश के हर राज्य में लगभग 5 से 8% का वोट शेयर है। और इसलिए कोई भी सरकार हो सत्ता में, चाहे वो कांग्रेस रही हो या अभी भाजपा है, किसी भी हालत में मायावती को किसी भी मामले में गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि पूरे देश में राजनीतिक बवाल खड़ा हो जाएगा। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर जिस तरह से भाजपा बिल्कुल डिफेंसिव मोड में आ गई, जिस तरह से जैसे ही अमित शाह का बयान आया, उनका क्लिप वायरल होने लगा, तो भाजपा के सांसद, मंत्री, नेता, विधायक, आईटी सेल के मुखिया, तमाम जो टूल किट है वो मैदान में उतर गए। उससे भी बात नहीं बनी तो अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैदान में उतरना पड़ा। उससे भी बात नहीं बनी तो अमित शाह, उससे एक दिन पहले ही अमित शाह खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई देते हुए नजर आए। बाद में शिवराज सिंह चौहान हो, तमाम जो भाजपा के दिग्गज नेता हो, वो इस मामले पर एक-एक करके सफाई देते हुए नजर आए। तो राजनीतिक रूप से भाजपा के रणनीतिकार भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बयान को लेकर अगर राहुल गांधी को उस बयान को लेकर अगर उनको बलि पर चढ़ाया गया, यानी अगर उनकी संसद सदस्यता छीनी गई, तो अगर कांग्रेस पूरे देश में अभियान चला देगी इसको लेकर, तो फिर भाजपा को चुनावी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इस मामले पर कदम फूंक-फूंक कर रखती है या एग्रेसिव अंदाज में, जो भाजपा की अपनी पॉलिटिक्स रही है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जोड़ी की पॉलिटिक्स रही है, कि वो एग्रेसिव अंदाज में दिल्ली पुलिस को ये कहेंगे कि तेजी से कार्रवाई कीजिए, जांच कीजिए, कोर्ट से सजा दिलवाइए, ताकि हम इनको लोकसभा से निकाल कर बाहर फेंक सके। मैं फिर बता रहा हूं कि अगर भाई-बहन की जोड़ी लोकसभा के अंदर रहेगी, तो सरकार के लिए कई तरह की समस्याएं खड़ी होगी। अभी जो संविधान के 75 वर्ष, गौरवशाली 75 वर्ष का मामला था, उस समय भी ये सवाल उठा कांग्रेस के अंदर कि क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों को भाषण देना चाहिए? तो उसमें एक बात बताई गई, कांग्रेस की अंदरूनी बैठक की मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के नाते तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिबेट में तो बोलेंगे ही विपक्ष की तरफ से, लेकिन इस आधार पर प्रियंका गांधी को बोलने से नहीं रोका जाना चाहिए। तो भविष्य में जब भी इस तरह के मुद्दे आएंगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों बोलेंगे, अलग-अलग दिन बोलेंगे, मीडिया की सुर्खियां बनेंगे, मीडिया चलाए या न चलाए, सोशल मीडिया की सुर्खियां बनेंगे और सरकार पर दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो ये भाजपा के लिए वाकई ऐसी स्थिति बन गई है कि ना उनसे उगलते बनेगा, ना उनसे निगलते बनेगा। और समस्या कैसे वो समाधान करते हैं, अगर बहुत ज्यादा समस्या बढ़ती चली जाएगी, तो फिर उनके लिए फाइनल फैसला करना होगा कि राहुल गांधी की सांसदी ले या राहुल गांधी की सांसदी ना ले, या इस मामले के जांच को लटकाए रखकर लगातार बार-बार राहुल गांधी को डराने की कोशिश करते रहे। सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी डरेंगे? क्या कांग्रेस डरकर चुप हो जाएगी, बैठ जाएगी? पुरजोर तरीके से जमीन पर उतरकर लड़ाई नहीं लड़ेगी? इन तमाम सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैंने आपको इस पूरे विवाद से, राहुल गांधी की सांसदी को लेकर जुड़े पूरे विवाद से एक-एक पहलुओं से आपको अवगत करा दिया है। बाकी आप खुद सोच सकते हैं कि क्या होने वाला है या क्या होने जा रहा है या क्या हो सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर से मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि अब तक अगर आपने इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।